प्यारे साथियों, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सभी लोगों का। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, साथ ही साथ जबरदस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं आरआरबी ग्रुप डी 6/10/2022 को शाम के समय थर्ड मीटिंग में जो गणित के प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से हल करवाने वाले। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न क्या कहता है। समझिए, कह रहा कि यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1144 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका व्यास सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए, जबकि पाई बराबर 22/7 का उपयोग कीजिए। यानी करना है आपको। तो ध्यान दीजिए, एक गोला है, गोला कुछ ऐसा होता है, गोला 3 डायमेंशन होता है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे दिया गया है। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब बाहर बाहर कवरिंग करना, बाहर बाहर इसे ढकना, बाहर बाहर ढकना, इसे क्या कहलाता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर गोले का क्या होता है? 4πr²। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4πr², जो बराबर है 1144 सेंटीमीटर स्क्वायर के। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या है? 1144 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। क्या ये बात समझ में आ जाएगा? अब आपसे कहा क्या जा रहा है कि व्यास आपको ज्ञात करना है, यानी 2r का मान ज्ञात करना है। तो देखो r है यहाँ पर, इसी r के माध्यम से 2r ज्ञात कर लेंगे। 4 गुणे में तो 4/में, पाई का मान 22/7 तो इधर 7/22 हो जाएगा और r² आ जाएगा। यहाँ 4 से काट लेना, 4 दूनी 8, 3 11, 4/32, 4/32 2 34, 4 छक 24। 22 से काट लेना, 22 एकन 22 और 22 6 28, 22 तियां 66, 13 7 91, ये हो गया। वर्ग का उल्टा वर्गमूल होता है, यानी r का मान हो गया 91 रूट में 91 हो गया। अब व्यास बराबर होता है 2r। गोला का व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दोगुना होता है। व्यास सबसे बड़ी जीवा होती है वृत्त में। गोले में सबसे बड़ी दूरी अगर बात करें तो 2r होगी, जिसे हम व्यास के रूप में जानते हैं। तो हमें 2r का मान ज्ञात करना है। 2 से इधर गुणा और 2 से इधर गुणा, सवाल का उत्तर हो जाएगा 2√91 सेंटीमीटर। सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्या समझ गए ना? तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका का है क्या? ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न आज का है। कह रहा है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्या है? एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 81 सेंटीमीटर त्रिभुज का क्षेत्रफल। कोई त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल हमें दिया है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कह रहा इसका आधार संगत ऊंचाई के, जो इसका आधार है, ये आधार इसकी संगत ऊंचाई यानी इस ऊंचाई के दुगने के बराबर है, यानी 2h के बराबर है। अब आप बताओ किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे में ऊंचाई। आधार गुणे में ऊंचाई बराबर कितना दिया गया है? 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 में है, 2 गुणे में हो जाएगा। और आप देखो आधार की जगह हम क्या रख सकते हैं? 2h, और ऊंचाई पहले से क्या है? h, बराबर हो गया 81 गुणे में 2। 2 गुणे में तो 2 में ले आए, 2 से 2 कट गया, h स्क्वायर 81। वर्ग का उल्टा वर्गमूल, h का मान आ गया 81 का वर्गमूल क्या होता है? 9। 9 9 81, यानी इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 9। यानी त्रिभुज की ऊंचाई कितनी आ गई? 9 सेंटीमीटर हो जाएगी। सवाल का उत्तर हो जाएगा त्रिभुज की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर हो जाएगी, जो आपका सवाल का उत्तर हो जाएगा। समझ गए ना? जब त्रिभुज में कोई त्रिभुज की चर्चा ना की गई हो तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई से ही लगाते हैं।
समझ गए ना। और आधार ऊंचाई की चर्चा हुई है, इसलिए हमने इस तरीके से लगाया। वैसे तो त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं। समबाहु त्रिभुज होता है एक। कौन सा त्रिभुज होता है? समबाहु त्रिभुज होता है। एक होता है विषम बाहु त्रिभुज होता है, विषम बाहु त्रिभुज होता है। एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो सभी त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र जो है अलग अलग है। विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र हीरो सूत्र है। अगर समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करें सूत्र, तो √3/4 इंटू में भुजा स्क्वायर। विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है तो अंडर रूट में s माइनस a, s माइनस b, फिर s माइनस c, यह सूत्र है। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई लगा लेना, आधार गुणे ऊंचाई लगा लेना। बात समझ गए ना। अगर समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्षेत्रफल निकालना हो तो आधार का स्क्वायर बटे में 2, या फिर लंब का स्क्वायर बटे में 2, या फिर कर्ण का स्क्वायर बटे में 4। ये सभी आपके क्या हैं? सूत्र है, त्रिभुज निकालने का सूत्र। चलिए हम सभी लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है, कह रहा है सरल कीजिए। क्या करना है? सरल कीजिए, सरल करना है आप सभी को। तो ध्यान दीजिए, ऐसे सवालों को सरल करने के लिए दिया जाता है। अब देखो यहाँ 65 को 65 रहने दिया जाए, प्लस में 31 भी रहने दिया जाए। इस छोटे ब्रैकेट को हल करना है, लेकिन 45 गुणे 3 करना पहले, 45 गुणे 3 और बटे में 5 करना है। तो देखो अब इसे काट सकते, 5 9 45, 9 त्रिक 27 कर सकते हैं। समझ गए ना। चलिए अब समझते हैं हम लोग 65 प्लस में यह 31 माइनस में 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27 है तो इस ब्रैकेट के अंदर 27 है तो 27 माइनस 31 बराबर 4। यानी यहां हम क्या लिख सकते हैं? 27 माइनस 31 बराबर 4 और बाहर गुणे में क्या है? 4। अब देखो 65 प्लस में 4 चौके 16, 6 5 11, 6 1 7 1 8 सवाल का उत्तर हो जाएगा। इस दिए गए प्रश्न का सरलीकृत मान होगा 81, सवाल का उत्तर हो जाएगा। समझ में आ जाएगा। चले अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप देखते हैं क्या कहता है। कहता है 2.6 दिया है, 2.6 और 6 के ऊपर बार को अनुचित भिन्न में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में चेंज करना है, बदलना है। तो चलिए समझते हैं। यहाँ पर ऐसे में जो लिखा गया है, ये लिखा गया है मिश्रित, ऐसे क्या, शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न। इसे हम लिख सकते हैं 2.6, 2 प्लस 0.6 के ऊपर बार। इसे लिखा जा सकता है 2 प्लस 6 बटे में 9। जब भी कभी ऐसा दिया गया हो, जैसे p के ऊपर बार लगा हो तो इसका मतलब p/9, दशमलव PQ के ऊपर बार लगा हो तो इसका मतलब PQ बटे 9। अगर PQR कहीं पर हो और बार लगा हो तो इसका मतलब PQR, दशमलव नहीं PQR बटे में 9, ऐसा लिखा जा सकता है। तो यहाँ देखो 0.6 के ऊपर बार लगा तो 6/9 लिख सकते हैं। अब देखो 3 त्रिक 9, 3 दूनी 6। अब यहाँ से 3 दूनी 6 2 8 बटे में 3, यह सवाल का उत्तर है। और ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी अनुचित भिन्न 8/3 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्या ये बातें समझ में आ जाएंगी? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब अनुचित भिन्न, बात समझ गए ना। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब उचित भिन्न। अब यह सवाल का उत्तर आ जाएगा ना। इस नियम को आप ध्यान में रख लेना, प्रश्न पूछा जाए तो गलत ना होने पाए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका कहता है कि एक व्यक्ति ने चलो देखो, कहता है एक व्यक्ति ने 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी तय की। कोई व्यक्ति है, कोई निश्चित दूरी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की। कह रहा उसी मार्ग को 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए वापस लौटा, गया और वापस आया। कहते नहीं, कोई लड़का अपने स्कूल जाता है और स्कूल से घर आता है,
कोई मजदूर अपने कार्यस्थली पर जाता है और वहां से अपने घर आता है, वही यदि इस 2 तरफा यात्रा में उसे कुल 4 घंटे 30 मिनट का समय लगा हो तो 4 घंटे 30 मिनट में इस यात्री ने उसके द्वारा तय की गई इस 4 घंटे 30 मिनट की यात्रा में, ठीक है, सही है, इस 4 घंटे 30 मिनट की यात्रा में उसके द्वारा तय की गई कुल यात्रा ज्ञात कीजिए, यानी वह कुल कितनी दूरी तय करता है। हम ऐसे मान लें वह गया x किलोमीटर और आया भी x किलोमीटर। तो देखो सूत्र है, ये समय बराबर लगा सकते हैं। समय बराबर क्या होता है? समय बराबर दूरी बटे में चाल होता है, दूरी बटे में चाल। इसी सूत्र का हम प्रयोग करते हैं। देखो माना दूरी वह गया x और किसकी चाल से 40 किलोमीटर पर दिया, दूरी बटे में चाल बराबर समय, और वही दूरी वापस आया 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। और दोनों में देखो दूरी बटे चाल बराबर कुल समय, और कुल समय 4 घंटा 30 मिनट मतलब 4 से 1/2 घंटे। 4 घंटा 30 मिनट मतलब 4.5 घंटा। अब यहाँ एलसीएम आपको लेना है, 40 और 5 का एलसीएम 40, 40 से 40 कट जाएगा, 1 x रह जाएगा, प्लस 5 अठे 40 और 8 एकन 8 x बराबर, यहाँ देखो 4 दूनी 8 1 9 बटे में 2, 40 बटे में तो 40 गुणे में। अब देखो 8 1 9 x बराबर में 9 बटे में 2 गुणे में 40, 9 से 9 खत्म, 2 दूनी 4, यहाँ आ गया x का मान 20, यानी वो गया है 20 किलोमीटर, गया है 20 किलोमीटर, गया 20 किलोमीटर, आया कितना किलोमीटर 20, गया 20 आया 20, तो कुल कितना 40 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कितनी दूरी तय करता है? 40 किलोमीटर की दूरी तय करता है। क्या ये बातें समझ गए ना? बस ऐसे ही लगाना है, बहुत आसान है, बहुत तेजी से लगाना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है कि एक विद्यार्थी एक अध्ययन केंद्र में 5 कक्षाएं हैं जिनमें 50, 60, 25, 40 और 75 विद्यार्थी हैं। देखो भैया 50 विद्यार्थी, आप ऐसे समझो 50 विद्यार्थी 5 अध्ययन क्षेत्र हैं, केंद्र हैं, कक्षाएं हैं, आप कह सकते हैं। पहली कक्षा में 50 विद्यार्थी, दूसरी में 60, तीसरी में 25, चौथी में 40 और 5वीं क्लास में 70 विद्यार्थी। कुछ इस प्रकार से विद्यार्थी हैं। कह रहा इन 5 कक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत दिया है। 20% यहाँ से पास हुए हैं। कितने प्रतिशत पास हुए हैं? 20%। तो मैं 20% निकाल भी सकता हूँ या समझ सकता हूँ। दूसरे में 25% पास हुए हैं तो 25%, तीसरे में पुनः फिर से 20% पास हुए हैं तो 20, यहाँ पर देखेंगे तो 10% पास हुए हैं और यहाँ पर कुल 30% पास हुए हैं। ये 5% विद्यार्थियों की संख्या। अब देखो पूछा क्या है, तो केंद्र में प्रति कक्षा उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए, यानी उनकी संख्या ज्ञात करके यह औसत निकाल लीजिए। औसत बराबर होता क्या है? औसत बराबर पदों का योग बटे में पदों की संख्या होता है। औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। तब देखो 2 0 से 2 0 कट गया, 5 दूनी 10 विद्यार्थी। अब देखोगे 25 चौका 100, 4 15 में 60 यानी 15 विद्यार्थी। 20 पंचे 100, पंचम 25 यानी 5 विद्यार्थी। 1 1 2 0 से 2 0 खत्म यानी 4 विद्यार्थी। 1 0 1 0 तो 2 0 खत्म यानी 7 त्रिक 21 विद्यार्थी। 21 4 25, 5 30, 10 40, 10 50, 5 55। कितने विद्यार्थी? 55 विद्यार्थी कुल पास हुए। और कितनी कक्षाएं थी? 5, तो 5 से भाग, 5 एकन मतलब 11 औसत रहा वहां पर पास विद्यार्थियों का। पास विद्यार्थियों का औसत कितना रहा? 11 रहा। क्या ये समझ गए ना? पास विद्यार्थियों का औसत जो रहा वो 11 रहा। हमें करना क्या था? सभी कक्षा में कुल पास विद्यार्थियों की संख्या निकालना था कि 10 लड़के, 15 लड़के, 5 लड़के, 4 लड़के और 21 लड़के पास हुए। इन्हीं का जोड़ 55 आएगा और जितनी संख्या हो
उतनी संख्या से भाग करना। हमने भाग कर दिया। 55 लड़कों में 5 से भाग करने पर 11 5 55, उत्तर आ जाएगा 11 औसत। अगला सवाल आपका है, कह रहा कि 3 भिन्न अभाज्य, वाह भाई, 3 भिन्न अभाज्य संख्याओं का योग 40 है। देखो 3 भिन्न अभाज्य संख्याओं का योग 40 है। अब ये सवाल थोड़ा सा कठिन होगा। 3 भिन्न अभाज्य संख्याओं का योग 40 है, इन अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। इमरजेंसी में तो ये सवाल नहीं लगता है, लेकिन इसे लगाना कैसे, देखो अब 3 भिन्न अभाज्य संख्याएं कौन सी है, कर्मागत तो कहा नहीं है और कर्मागत हो भी नहीं सकती, तो इसलिए 2 3 5 7 11 13 17 और 17 के बाद 19 23 29 31 37, ऐसे और भी संख्याएं होंगी जिनका, अब देखो हमें योग 40 लाना और कोई 3 संख्या लेनी है, यहां से कोई 3 संख्या लेनी है जिनका योग 40 आ जाए और उनका योग 40 है, तो कैसे निकालेंगे कि जिनका योग 40 आ जाए। तो देखो हाँ बिल्कुल, 7 और 2, 7 2 9 और 31 40, 7 2 9 और प्लस 31 अगर हम कर दें तो इनका योग 40 हो जाएगा। 31 और 9 40, 7 2 9 40, यानी पहली संख्या अभाज्य क्या है 2, फिर क्या है भैया 7 है, फिर 31 है, इन्हीं का योग क्या है 40 है और इन्हीं का हमें गुणनफल बताना है। तो 7 दूनी 14, गुणे में कितना आ जाएगा 31, 14 एकम 14 के 4, 14 तिया 42 1 43, यानी 434 सवाल का उत्तर हो जाएगा। देखो समझ में आ गया, यह सोचना पड़ेगा आपको। अभाज्य संख्याएं मैंने समझाया है, अभाज्य संख्याओं से संबंधित परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब किस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछ ले ये तो एग्जाम देखेगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका कहता है कि कमल की वर्तमान आयु उसके पुत्र के वर्तमान आयु की 4 गुनी है। अगला सवाल है, कमल की वर्तमान आयु उसके पुत्र के वर्तमान आयु की 4 गुनी है। अब देखो यहां पर आपको क्या करना होगा, लिखना होगा कमल और उसका पुत्र। कह रहा कमल की आयु उसके पुत्र के आयु की 4 गुनी है, उसके पुत्र की आयु x मान लिया जाए तो कमल की आयु क्या हो जाएगी 4x। कमल की आयु अगर हम x मान लें, पुत्र की उसके पुत्र की आयु x माने तो कमल की आयु कितनी होगी 4x हो जाएगी। देखो कमल की वर्तमान आयु उसके पुत्र के वर्तमान आयु की 4 गुनी है कि नहीं है। फिर कह रहा 18 वर्ष पश्चात, तो देखो मैं लिखता हूं 18 वर्ष पश्चात माने बाद, तो भैया ये 4x प्लस 18 साल के हो जाएंगे और ये भी x प्लस 18 साल के हो जाएंगे। कह रहा कि उसके पुत्र की आयु, यानी उसके पुत्र की आयु कमल के आयु की आधी होगी। अगर इसमें आधा कर दें यानी 2 से भाग कर दें तो क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब 2 बटे में है, 2 गुणे में लेके चले आते हैं, हल कर लेते हैं, या आप यहाँ 2 गुणे में ना ले आओ, यहीं कट कर दो, जैसे मर्जी वैसे कर लो, आ जाएगा सवाल का उत्तर। देखो 2 यहाँ है तो 2 दूनी 4 और 2 9 18, यानी 2x प्लस में यहाँ 2 9 18 आ गया। अब यहाँ देखो 2x प्लस में 9 आ गया और यहाँ x प्लस में 18 आ गया। x इधर आके घट जाएगा तो 2x माइनस x बराबर x, और 9 उधर जाके 18 से घट जाएगा तो x का मान 9 आ जाएगा। यानी x कौन है, कमल का पुत्र है, इसलिए सवाल का उत्तर आ गया कि कमल के पुत्र की वर्तमान, यानी उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 9 वर्ष। सवाल का उत्तर। एक सवाल को लगाने के कई तरीके हो सकते हैं, इसलिए जो समझ में आ जाए वही से लगाना चालू कर दें, क्योंकि वहां ये मत सोचना कि किस नियम से लगाएं, यहां बैठकर पेपर है समय चला जाएगा। कह रहा एक त्रिभुज की 2 भुजाएं। अब देखो ये सवाल आपका है, एक त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाइयां क्रमशः 24 और 36 सेंटीमीटर, 24 और 36 सेंटीमीटर है, 24 और 26 सेंटीमीटर है। क्या ये एक त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाइयां, एक की 24 है और एक की 26 सेंटीमीटर है।
कह रहा निम्न में से क्या इसकी तीसरी भुजा की माप हो सकती है। तो देखो एक नियम आपको याद रखना है कि किसी भी त्रिभुज में, आपको नियम याद रखना है, किसी भी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का योग, किन्हीं दो भुजाओं का योग किसी भी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से ज्यादा होता है। किसी भी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से ज्यादा होगा। अब देखो, अब मैं कह दूं कि इन दोनों का योग कर लो, 26 और 24 का योग कर लो तो 6 4 10, 2 2 4 1 5। समझ गए कि किन्हीं दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा एक क्या है 48, अगली क्या है 52, अगला 55, अगला क्या है 54। किन्हीं दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होगा। तो क्या 52 से ये बड़ा है? नहीं। क्या 55 से बड़ा है? तो नहीं। क्या 54 से बड़ा? नहीं। तो क्या बड़ा है? 48 से बड़ा है। तो सवाल का उत्तर 48 हो सकता है। यानी उस त्रिभुज की भुजा क्या हो सकती है? 48। ये आपको नोट करना है कि किसी भी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से क्या होता है? बड़ा होता है। अब इसे आप समझ सकते हैं, जैसे एक समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजा बहुत बार होती है, याद आपको 3 4 5। अगर इससे तुलना कर ले इन दोनों का, तो 3 + 4 बराबर क्या हो गया? 7, और इस ग्रेटर देन 5। अगर मैं कर दूं 5 + 3 बराबर 5 3 8, इस ग्रेटर देन 4। अगर मैं कर दूं कि 4 + 5 तो 5 4 9, इस ग्रेटर देन 3। देखो सदैव क्या हो रहा है यहाँ पर सदैव ये हो रहा है कि किन्हीं भी दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होगा। सवाल इसी प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर मैंने आपको क्या बतला दिया? 48 बतला दिया। समझ में आ जाएगा ना? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है रवि शहर ए से शहर बी की ओर जा रहा है। रवि शहर ए से शहर बी की ओर जा रहा है। रवि शहर ए से शहर बी की ओर जा रहा है। यदि रवि अपनी कार को अपने सामान्य चाल की 2/5 चाल से चलाता है तो वह शहर बी तक 30 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह अपनी कार सामान्य चाल से कार चलाता है, यदि वह अपनी सामान्य चाल से कार चलाता है तो उसे शहर ए से शहर बी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। अब ऐसे सवाल के लिए आपको क्या करना है, माना शहर ए से शहर बी तक की दूरी जो है कि दूरी अगर हम बात करें दूरी d मान लेना है, और उसे समय निश्चित समय जो लगता है वो मान लेना है t मान लेना है, और उसकी चाल मान लेना है, चाहे s चाहे x मान लेना। अब आप यहां से एक समीकरण बना सकते हैं कि माना d दूरी x की चाल से जाता है तो t समय लगाता है, यानी दूरी बटे चाल बराबर समय। अब यहां देखो दूरी दोनों समान है और आपसे समय पूछा है तो t को छोड़कर किसी को काटा जा सकता है, तो दूरी बराबर चाल गुणे में समय। एक आपको समीकरण मिल गया, दूरी बराबर चाल गुणे में समय। एक दूसरा आप देखोगे तो फिर से वही दूरी वो जाता है, लेकिन अपने सामान्य चाल की 2/5 चाल से जाता है, तो आधा घंटा 30 मिनट देरी से पहुंचता है, यानी 30 मिनट ज्यादा लेता है, यानी 1/2 घंटा ज्यादा लेता है। कितना ज्यादा लेता है? 1/2 घंटा ज्यादा लेता है। यहां से भी आप देखेंगे d बराबर उस साइड ट्रांसफर कर दें तो t + ½ इंटू में 2x/5,
यहां से भी आपको एक समीकरण मिल गया, यहां से भी एक समीकरण मिल गया। जहां पर d बराबर d है, जहां पर d बराबर d है तो हम अगला पद बराबर कर सकते हैं। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई तो यहां देखिए एक्स टी इक्वल टू ये 2x अपान 5 इन ब्रैकेट में t प्लस 1 अपान 2। अब यहां देखेंगे आप यक्स से यक्स कट गया, 2t हो जाए, 5 आके गुणा हो जाएगा तो 5t इक्वल टू 2 का गुणा यहाँ करो 2t और प्लस में 2 से गुणा होगा तो क्या आ जाएगा 1। अब देखो 2 इधर आके घटकर क्या बन जाएगा 3, 5 में से 2 गया 3t बराबर 1, 3 गुणे में तो 3 बटे में। जैसा कि आपको पता चल पा रहा है कि t बराबर 1/3 हावर यानी घंटा, लेकिन कह रहा मिनट में बताओ तो 1/3 को 60 से गुणा कर दोगे तो 3 दूनी 6 यानी 20 मिनट का क्या लगने वाला है समय लगेगा, 20 मिनट का समय लगेगा, सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ जाएगी? कंफर्म हो जाएगा? तो ये थोड़ा सा बेसिक रहा, आपको यदि बेसिक याद रहेगा, क्योंकि इतने ज़्यादा सवाल हैं आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं और हर सवाल का ट्रिक याद करना बड़ी मुश्किल की बात है। इसलिए हर एक सवाल को अच्छे से आप तैयार कर लो, क्योंकि सिलेक्शन आपको 100 में 100 करने से जरूरी नहीं है कि मिले। आप 90% क्वेश्चन हल करते हैं, 75% क्वेश्चन हल करते हैं, 80% प्रश्न हल करते हैं तो मान के चलिए आप परीक्षा में क्वालिफाई होते हैं। तो ऐसे में आपको हर प्रश्न के ट्रिक याद रखना कठिन हो जाता है, क्योंकि जरा सा अंक बदलेगा तो सवाल का उत्तर गलत हो जाता है। इसलिए बेसिक इज द बेस्ट, लेकिन ध्यान रहे तेजी से आपको लगाना। अब देखिए इस प्रश्न के बाद आपको क्या दिया गया है, आंसर दिया गया है। मैंने आज आपको 10 प्रश्न ग्रुप डी का जो आपकी परीक्षा में पूछा गया है उसको हल करवाया। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक, शेयर, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर लेंगे और बेल आइकन यानी घंटा नहीं दबाया है अभी तक तो तुरंत तत्काल बेल आइकन यानी घंटा दबा दें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है और साथ ही साथ हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक समय से पहुंचता। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।